हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हमारी सीरीज 60 दिनों में 60 के पार। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पार्ट 5 तक आ चुके हैं। आई होप आपने चारों पार्ट्स को अच्छे से देख लिया होगा और एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया होगा। मेरी इच्छा यही है कि आपका रुझान केमिस्ट्री की ओर बढ़े। आप केमिस्ट्री को एज ए सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन से ही नहीं, लेकिन हाँ अपनी लाइफ में भी आप उसको देखें कहीं ना कहीं, और देखेंगे तभी जब आपका रुझान बढ़ेगा और आप केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है पार्ट 4 में, और अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई होगी, कुछ गलतियां, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर हम सुधार करेंगे, उस पर हम और चीज़ें समझेंगे। चलिए खैर, 7 चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 4 में। अब पार्ट 5 है आपका, जिसमें चैप्टर नंबर 8 है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं मानता हूं यार बच्चों कि एल्डिहाइड जो है कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, चैप्टर बड़ा है, बड़ा चैप्टर है। ये मैं भी मानता हूं, आपको भी मानना चाहिए, और काफी डिटेल्ड आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार कम से कम एनसीईआरटी उसकी पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, जो मैं हेलो एल्केन हेलो पार्ट 4 में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जहां पर हमने ऑर्गेनिक के बेसिक्स, ऑर्गेनिक की रूट्स की बात की थी कि भाई इनके आप नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी और कॉमन दोनों जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो पहले आप कर लीजिए। ठीक, इनकी क्लासिफिकेशन, ठीक, वो अगर आप कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में इजी होगा। तो एक बात ध्यान रख लीजिए अपने माइंड में कि नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तो आपको करने ही करने हैं, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। समझे आप बात को? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ, है तो बहुत डिटेल्ड है ना, तो डिटेल का मैं क्या कर सकता हूँ, एक होता है ना कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम चैप्टर को करें, तो हमारी एग्जाम में थोड़ा सा क्या होता है, आसानी रहती है, बहुत अच्छा एग्जाम हमारा जाता है, क्योंकि वही उसी पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमारे एकदम से कॉन्फिडेंस, यस यार मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, और सिर्फ हमने ये पढ़ लिया है, इसको डिटेल पढ़ लिया है, लेकिन हमने क्वेश्चंस पर अप्रोचिंग नहीं किए, तो फिर हमें बहुत डर लगता है एग्जाम में। तो वही मैं, अगर मैं इसमें सवाल करूं तो यहाँ पर ऑर्डर पूछा गया है, ऑर्डर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ऑर्डर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, पहला मैं आपको बताऊं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। इंस्टाग्राम से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर तो अच्छे से आ ही गए होंगे, तो इसकी कोई मुझे इतनी चिंता होने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी गलती करते हैं लोग, इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग कर देते हैं, डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग कर देते हैं। तो भैया ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ऑर्डर वाइज भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ऑर्डर वाइज आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर, है ना, किसकी, एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को आपको समझना होगा, पहले एसिड को समझना होगा और फिर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। एसिडिक स्ट्रेंथ में आप पीके या वैल्यूज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंसिडर करें, या तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बोल के दे सकता है ऑर्डर, ये आपको पीवाई क्यूज में मिलेंगे बच्चों, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके। पीके में पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा डिफरेंट है, तो अगर पीके वैल्यूज भी लेके आए तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे बनाना है ना आंसर, वो जरा ध्यान रखना। ठीक, चलो ये दो ऑर्डर आप हमेशा याद रखें। मतलब एक बहुत एटलीस्ट वाली बात बता रहा हूं कि एटलीस्ट इतना अगर आप करके जाएंगे तो जरूर आप इस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन को करके आएंगे, वही हमारा कॉन्फिडेंस है। दूसरा ही कि ऑर्डर नहीं आते हुए डायरेक्ट है कि यहाँ पर जो इस चैप्टर में ना ऑक्सीडेशन बहुत हो रहा है, ऑक्सीडेशन बहुत पूछता है ना, तो इस तरह के एक कोई क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट गिव रीजन वाले, गिव रीजन वाले, गिव रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां अपने को ध्यान रखना। गिव रीजन में यही आ सकते हैं, देखो एसिडिक स्ट्रेन यहाँ पर ऑर्डर पूछा है,
लेकिन वहां पूछ लिया कि दो एसिड को दे दिया, कंपेयर करवा दिया भैया कौन मोर स्ट्रोंगर एसिड है कौन नहीं है। या हम देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एसिड का, तो आपसे यही क्वेश्चन करवा दिया गया कि ClF एक ये एसिड है और एक एसिड ये है हमारा CH3COOH। बताइए किसमें इन दोनों में कौन स्ट्रोंगर एसिड है एंड वाई, क्यों है, उसका रीजन भी हमें देना पड़ता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो एक तो ये एसिड वाला भैया कौन स्ट्रोंगर है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा क्यों है कम क्यों है, वैसा वाला क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा जल्दी, इजीली ऑक्सीडेशन कौन हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन को लेके काफी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस चैप्टर को, क्योंकि ऑक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वही PYQ आप करेंगे तो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो ये एक ऑर्डर और ये एक गिव रीजन वाले क्वेश्चन की बात हुई जो इस चैप्टर में से आने ही आने हैं, फाइनल है। ठीक, अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने का मेरा जो काम है वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। अब जहां आगे बढ़ रहा हूं वो काफी इस चैप्टर में हाथ लगाने के लिए डरते हैं टीचर्स, है ना, क्योंकि यहाँ जो है ये काम जो ऑर्डर के बाद में ये जो इंपॉर्टेंट काम लेके आ रहा हूं वो है ऑर्गेनिक रिएजेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपसे ऑर्गेनिक रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि रिएक्शंस काफी सारी हैं, है ना। जैसे कि ऑर्गेनिक रिएजेंट की हम बात करें तो PCC है, डाइबल H है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो है NaBH4 है, उसके बाद में CrO3 है, NaCN है, KCN है। ठीक, इस तरह के अलग अलग ऑर्गेनिक रिएजेंट हैं और ये क्या काम करते हैं, ये एल्डिहाइड को किसमें चेंज करते हैं, ये कीटोन को किसमें चेंज करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या इनका वर्क है, किस तरह से ऑक्सीडेशन होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस पर मैं आपको यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये सीरीज खत्म होने के बाद में ऑर्गेनिक रिएजेंट स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन सारे, स्पेशली हेलोएल्केन, एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल, फिनॉल और एमीन के जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है इंपॉर्टेंट, वो चैप्टर वाइज में ऑर्गेनिक रिएजेंट की एक सीरीज लेके आऊं, या एक वीडियो या दो वीडियो में मैं ऑर्गेनिक रिएजेंट को CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग कहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करके दिखाऊं। ठीक है, वो ऑर्गेनिक रिएजेंट को याद करने का तरीका मैं आपके लिए सिंप्लीफाइड करूंगा। तो ये आपका इस सीरीज के बाद में ये ऑर्गेनिक रिएजेंट का वीडियो आएगा, तो वो आप जरूर वहां से देख लीजिएगा, ताकि ये इस एल्डिहाइड कीटोन में ये बहुत मेजर पार्ट रखता है। ठीक, क्योंकि ये आते हैं, है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में, क्योंकि अगर आप इनका काम आपको याद नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, और प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना, आंसर ही नहीं हो पाएगा आपका। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ऑर्गेनिक रिएजेंट है, इन रिएजेंट की बात हम हमारे एक अलग सीरीज जो आएगी ऑर्गेनिक रिएजेंट की उसमें हम करने वाले हैं। चलिए इतना ठीक है, ये अगर आपने कर लिया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, और चैप्टर बड़ा है, यहाँ नेम रिएक्शन आपको पढ़नी ही पढ़नी है। क्या करना है, नेम रिएक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेम रिएक्शन पढ़ने का तरीका है ना, जैसे वोल्फ किश्नर हो गई, स्टीफन हो गई, रोजेनमुंड हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है, और नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कुछ सिंपल कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के नाम पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। कन्वर्जन के वीडियो जो इंपॉर्टेंट है वो कन्वर्जन हम अगर करके जाएंगे तो हमारे लिए, तो नेम रिएक्शन और कन्वर्जन इनका वीडियो भी आपके पास आ जाएगा इस सीरीज के बाद। धीरे धीरे आएगा, क्योंकि हमारे पास काफी दिन है अभी, है ना, कि हमें और कितनी तैयारी करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन का वीडियो भी मैं लेके आऊंगा जो आपकी CBSE बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो नेम रिएक्शन हो गई, इसमें अभी आप देख लें आपको कि किस कैटेगरी में आपको समझना है। नेम रिएक्शन हो गई। चौथा यहां पर है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, इसके बाद डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो है वो आपको
कहाँ से आएगा, वो भी PYQs और वो भी जो इंपॉर्टेंट उसमें दे रखा है, उसमें डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट वही करना है अपने को। तो मुझे लगता है कि यार मुझे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन आप डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को PYQs में जहाँ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, जो सैंपल पेपर में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आते हैं वो भी, और वो इस चैप्टर से आने जरूरी है, आएंगे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, इस बात को ध्यान रख लीजिए आप। ठीक, इन सबके भी पहले आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए। नाम ही नहीं आएगा, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, नाम ही नहीं आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, तो कैसे चलेगा, है ना। तो मेरा ये इंपॉर्टेंट, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, फिर हम, हाँ इस चैप्टर का तो हो गया लगभग लगभग काम, है ना। ठीक है, इतना मैं एटलीस्ट जानता हूँ कि इतना आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, और आपकी मर्जी हो तो आप और कीजिए और पढ़िए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा मत पढ़िए, मैं कह रहा हूँ इसके अलावा खूब पढ़िए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा अभी आप अगर चले गए तो नहीं होने वाला, ये तो कम से कम आपको कर। ठीक, चलिए अब अगला हम चैप्टर लेंगे एमीन, तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों आ जाओ अब चैप्टर 9 पर, एमीन्स। और इसके बाद एक और चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 10 है ना, बायोमोलिक्यूल्स, तो वो हम अगले पार्ट में लेंगे, आपको बता देता हूँ। अभी तो 5th पार्ट में हमारे पास 2 चैप्टर हो जाएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स। चलिए, एमीन बहुत अच्छा एक चैप्टर है, जो स्कोरिंग है ना, जो स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट कम है और थोड़ा कंटेंट है, तो ज्यादा आसानी रहती है बच्चों को इसको याद करने में। और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जो बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा ना, उन्हीं टॉपिक से आएगा। लेकिन सबसे पहले एमीन को समझना जरूरी है, वही मैंने कहा। एमीन में समझने की अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि नोमेनक्लेचर के साथ साथ इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शरी है। लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल इनके बढ़ते जाते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना। तो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, फिर NH ऐड हुआ है, फिर उसके बाद ऐड हुआ है, तो इनके जो फॉर्मूले हैं उनको आप देखना सीखिए थोड़ा सा। ठीक है, कि यार इनके फॉर्मूले कैसे हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो यहाँ आपको एक थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इनके नोमेनक्लेचर पे, स्ट्रक्चर पे और फॉर्मूले पे, तभी जाके समझ पाएंगे। क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हैं, सामने वाले ने दिया सेकेंडरी एमीन है और आप उसको समझ ही नहीं पा रहे कि सेकेंडरी एमीन है, तो कैसे उसके साथ डील करेंगे। तो वहीं आपकी डील क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कि जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सेकेंडरी एमीन है, कौन सा टर्शरी है, प्राइमरी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा आपको कि क्लासिफिकेशन मस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन का, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रक्चर और उसका जो फार्मूला है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा, तभी जाके हम इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन याद कर लीजिएगा, एमोनोलिसिस अच्छी है इसमें, एमोनोलिसिस करके उसको तो पढ़ के जाइएगा आप, इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पढ़ लीजिएगा इसको, इतना में इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, वो है हमारे पास ऑर्डर की। और ऑर्डर यहाँ से पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, हालांकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, किसका, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आपको समझनी है, और वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की ही समझनी है ज्यादातर। और फिर इनके थोड़े से कॉमन नेम भी होते हैं ना एमीन के, जैसे एल्कोहल, फिनॉल के होते हैं, इनके कॉमन नेम भी, तो कॉमन नेम को भी थोड़ा सा समझे। वहां बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ से और कौन से क्वेश्चन आएंगे, भैया ये मोर बेसिक है एज कंपेयर टू इसके, तो रीजन दीजिए, रीजन भी पूछ सकता है। दूसरा, डायरेक्ट आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट आ जाएगा कि विच वन इज मोर बेसिक, और 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे। तो बेसिसिटी और बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर पर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं। ठीक है, गिव रीजन में भी बन सकते हैं, बनेंगे ही बनेंगे, और ऑर्डर में भी बनेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर में आपको फार्मूलेज याद रखने होंगे, है ना। और गिव रीजन में यदि फार्मूला दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो नाम अगर दे देता है तो वो भी आपको याद होना चाहिए। मिथेनामीन, अब मिथेनामीन आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो कैसे डील करेंगे, इथेनामीन। ठीक, वैसी वाली बात है। तो स्ट्रक्चर, फार्मूला नेम, है ना, फार्मूला प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा मेमोराइज करके जाना पड़ेगा, यही मेरी बात थी।
ऑर्डर में ये केमिकल जो प्रॉपर्टीज में बेसिक स्ट्रेंथ आपको इसमें समझनी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टी भी आती है यहाँ से। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप वही सॉल्युबिलिटी देखेंगे एमीन की, इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, यहां से भी क्या आता है, ऑर्डर आता है। क्लियर, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर आता है वैसे भी यहाँ पर आता है। और इसका गिव रीजन भी आ सकता है, विच वन इज मोर सॉल्युबल, है ना, ये सॉल्युबल ज्यादा है, ये क्यों नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चनिंग की अप्रोच ऐसे होती है। समझ आई बात यहाँ तक। ऑर्डर में हम ये आएंगे। तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है, समझना यहाँ पर है और इसको अप्लाई यहाँ करना है, बेसिक स्ट्रेंथ पर, सॉल्युबिलिटी पर, इन पर अप्लाई करना है। ठीक, अब लास्ट में आपको बता देता हूँ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सारी रिएक्शन जो है वो आपको कर लेनी है, बिकॉज ये जो काम आने वाली है रिएक्शन वो कन्वर्जन में काम आएगी। और कन्वर्जन ओनली एमीन का नहीं, बहुत सारी चीजों का, है ना। कन्वर्जन में केवल एमीन नहीं होने वाला है, एमीन के पहले भी जो एल्कोहल फिनॉल हम पढ़ के आए, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ के आए, वहां भी कन्वर्जन में काम आएगा। तो डायजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको रिएक्शन कैसे पढ़ लेनी है कि भैया ये किसके साथ मिलके क्या बनाता है, किसके साथ मिलके क्या बनाता है, ये किससे मिलकर बना होता है, इसके एक जिससे मिलकर बना होगा वो, और फिर इसके बाद जिससे जो हम डालते हैं ऑर्गेनिक रीजन उससे क्या मिलता है। तो इसकी रिएक्शन को चारों ही चैप्टर में काम आने वाली है, वैसा मेरा कहने का मतलब है ना। तो चारों चैप्टर में डायजोनियम सॉल्ट की जो है रिएक्शन काम आएगी। तो इनको अच्छे से डायजोनियम सॉल्ट को आपको करना ही होगा। ठीक, चलिए, तो इसमें हमने बातें की स्ट्रक्चर की, फार्मूला की, अमोनोलिसिस, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ऑर्डर की बात की हमने, बेसिक स्ट्रेंथ है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की। अच्छा, यहाँ ये टॉपिक बता दिया ना, तो इनके पीवाईक्यूज तो अच्छे से बना ही लेने अपने को, है ना। और भी जो क्वेश्चन आते हैं सैंपल पेपर वगैरह में, इन पर फोकस ज्यादा करना है, मतलब, है ना, इन पर फोकस ज्यादा करना है, तभी जाके हम नंबर लेके आएंगे इसमें। क्लियर है। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं, हर सब्जेक्ट में होता है कि यार यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो मैं जहां तक जानता हूँ, मैंने जितनी रिसर्च की है, जितना मैंने जाना है, समझा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। जैसे ही आसान होती है चीजें, तो हमें उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो हम उसमें कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो यही मेरी आशा है आप लोगों से कि आप अच्छे से पेपर दें। और लास्ट चैप्टर 10 बचा हुआ है और उसका पार्ट 6 रहेगा। उस चैप्टर में पार्ट 6 में बायोमोलिक्यूल्स को मैं अच्छे से थोड़ा सा डिटेल कर दूं, क्योंकि टाइम रहेगा हमारे पास, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम से रिलेटेड होगी वो मैं आपसे करूंगा। केमिस्ट्री पेपर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो ही मैं सारी बातें पार्ट 6 में करूंगा। तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। और चलिए, अभी तो इतना आप कीजिए और अपने छोटे नोट्स बनाइए इसमें कि हमें इस चैप्टर के लिए क्या क्या करना है, वो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो सारे चैप्टर्स के मैंने इस साइड जो बनाए हुए हैं वो सारे आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। अपनी चैप्टर जब स्टार्ट करते हो आप छोटे नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स, वहां पर आप कि यार हमें इस चैप्टर से ये जरूर करके जाना है, ये जरूर पढ़ के जाना है, फोकस करके ऐसा लिख लेना, है ना, कि फोकस करके लिख लेना ऐसा कि यार ये तो जरूर ही पढ़ के जाना है। एटलीस्ट सचिन सर ने बोला है तो ये जरूर पढ़ के जाना है, फोकस चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो इतना बिलीव आपको करना पड़ेगा मुझ पर, है ना, इतना विश्वास आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक, और मैं कह सकता हूँ कि मुझ पर कर सकते हो आप, ये आपको भी लगेगा कि हाँ मैं बहुत ही ऐसे टॉपिक को चूज कर रहा हूँ, ऐसे जो वाकई में है, जेन्युइनली है और होने चाहिए एग्जाम में। ठीक, इसके बगैर पेपर नहीं बनेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिएगा, आपको पता ही है ना, जहाँ भी हैं आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो बच्चे 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनको भाई एक बार देख ले ये सीरीज, एक बार देख ले, 60 दिनों में 60 के पार, हो सकता है तुझे बहुत फायदा हो जाए। या फिर बाद में वो देखे तो उसको लगे कि नहीं यार तूने तो देखी थी, तूने हमें बताई नहीं। तो ये भी आपका एक धर्म हो जाता है, कर्म हो जाता है कि आप बताएं, उसे अच्छा लगेगा तो वो देखेगा। क्योंकि अभी भी मैं जब रिसर्च कर रहा हूँ, अभी भी मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि यार आपने पेपर पैटर्न देखा केमिस्ट्री का, नहीं देखा, तो वो बताते हैं, मैंने पूछा कितने सेक्शंस हैं, तो सेक्शंस में भी गड़बड़ हो रही है, कितनी सारी चीजें हो रही है, तो उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता है, ऑर्गेनाइज नहीं है वो पेपर पैटर्न को लेकर भी। तो पेपर पैटर्न का पार्ट 1 में दे रखा है, वो भी आप जरूर पढ़े, क्योंकि नहीं है अवेयर बच्चे, है ना, बच्चे आखिर बच्चे होते हैं यार है ना। तो बच्चों को बच्चों जैसा रखने के लिए मैं बच्चों के लिए बच्चों जैसा काम कर रहा हूँ। ठीक, ओके,
So thank you so much again and bye bye.